इसमें स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। देखो वेक्टर को रिजॉल्व करने की मीनिंग क्या होती है। सपोज़ करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज़ करो कि ये एक पत्थर है, कोई एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। इस पत्थर में मैं दो रस्सियाँ बांधता हूँ। एक रस्सी मैंने इसमें कुछ इस तरीके से बांधी, यहाँ पे कोई एक रूफ है जहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है, और एक रस्सी मैंने इस तरीके से बांधी, यहाँ पे कोई एक रूफ होगा और यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा होगा, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पे को खड़ा है और दूसरा पर्सन यहाँ पे को खड़ा है। अब देखो होगा क्या, ये दोनों इस रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। इसने इस रस्सी को इधर को खींचा तो इसमें फोर्स कहाँ को लगा, इधर की तरफ। ये वाले इंसान ने इस रस्सी को इधर को खींचा तो इसमें फोर्स लगा इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। अब होगा क्या, ये रस्सी को इधर को खींचेगा और ये रस्सी को उधर को खींचेगा तो पत्थर कहीं बीचों बीच ऊपर की तरफ आएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये होगी इस पत्थर की डायरेक्शन। तो ओवरऑल हुआ क्या, मान लीजिए F1 फोर्स इधर को लगा, F2 फोर्स इधर को लगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है F, ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा और ये पत्थर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो सिचुएशन क्या है, इन केस अगर आपको ये दो फोर्सेस ना दिखें, सपोज करिए कोई एक इंसान ऐसा है जो ठीक इसके सामने पे को यहाँ पे को खड़ा है, उसको ये पत्थर ऊपर की तरफ आता दिखेगा। अगर ये दो फोर्सेस उसको नज़र ना आए तो होगा क्या, ये जो फोर्स है वो कितने फोर्सेस से मिलके बना है, वो दो फोर्स से मिलके बना है, एक F1 फोर्स और एक F2 फोर्स। अब अगर आपको केवल F फोर्स आपको दिया हो, इन दोनों के बारे में जानकारी ना हो, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। किसी भी वेक्टर को जब हम उसके कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं तो इसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन कोई अलग चीज़ नहीं है, ये सिर्फ क्या है कि अगर आपको कोई फोर्स वगैरह दिया है तो उसको आपने क्या करना है, अलग अलग कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। और बेसिकली हम जो रिजोल्यूशन करते हैं वो या तो एक्स कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, जेड कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, यानी कि 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। उससे हम लोगों का काम बन जाता है, हमने ज़्यादा कंपोनेंट्स में उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहरहाल हम यहाँ पे को देखेंगे रेक्टेंगुलर जो उसके कंपोनेंट्स बनते हैं किसी भी वेक्टर के, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा मतलब है कि एक्स एक्सेस में रिजोल्यूशन क्या होगा, वाई एक्सेस में रिजोल्यूशन क्या होगा, या फिर क्या बोलते हैं अगर 3D की बात करो तो जेड एक्सेस में रिजोल्यूशन क्या होगा। बस इन्हीं 3 चीज़ों पे हम लोगों ने काम करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे को स्टार्ट करूँगा एक फोर्स के थ्रू। तो देखो सपोज करो ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, ये कोई वेक्टर होगा, कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, जो भी वेक्टर को एंटिटी है, ठीक है। तो जनरली मैंने ए वेक्टर ले लिया। अब इस ए वेक्टर को मैंने रिजॉल्व करना है अलग अलग कंपोनेंट्स में, तो मैं फिलहाल 2 कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करूँगा। एक मैं लेता हूँ इसकी एक्स एक्सेस, सपोज़ करो ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, और सपोज़ करो ये वाई एक्सेस है। इनकी कुछ नेमिंग कर दो, जैसे सपोज़ करो ये हो गया O, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया R। अब देखो जब मैं इसको रिजॉल्व करूँगा ए वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में, एक्स वाला जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट कितना होगा, देखो यहाँ से अगर मैं एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो जिस पॉइंट पे मिलेगी तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसकी लेंथ इतनी होगी, ठीक है। तो इसके एक्स कंपोनेंट को मैं मान लेता हूँ ए एक्स,
और वैसे ही इसका जो y कंपोनेंट बनेगा वो इतनी डिस्टेंस पे बनेगा, ये इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये कंपोनेंट मैं मान लेता हूँ ए वाई। तो ये दो कंपोनेंट है, ए वेक्टर हो गया, इसका एक्स कंपोनेंट मैंने मान लिया ए एक्स, वाई कंपोनेंट मैंने मान लिया ए वाई। तो अब इसमें करना क्या है कि एक और चीज़ कंसिडर कर लेते हैं। आई एक्सेस पे, सॉरी एक्स एक्सेस पे इसका जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप, और इसका यूनिट वेक्टर मान लेते हैं जे कैप। अब देखो यूनिट वेक्टर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर किसी एक वेक्टर का ऐसा वेक्टर होता है जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो ए वेक्टर का जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो ए एक्स है, तो इसकी डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, आई कैप। इस ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट ए वाई है, तो इसकी डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप। तो आई कैप और जे कैप, अगर देखो जेड एक्सिस लेंगे तो फिर जेड कैप करके आप लोग लिख सकते हो, सॉरी आई जे के कैप करके आप लोग इसको लिख सकते हो। उसके बाद कुछ एंगल वगैरह कंसिडर करते हैं, जैसे सपोज करो ये जो एंगल है थीटा है, ठीक है। तो फिलहाल देखो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से आई कैप इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये होता है मॉड ऑफ अ वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर अपॉन, ये बनेगा मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर का। तो ये कितना बन जाएगा, अगर मैं आई कैप लूँगा, ठीक है, सपोज करो अगर मैं आई कैप लूँगा, तो आई कैप लेने का मतलब मैं एक्स एक्सेस वाला जो वेक्टर है वो लूँगा। एक्स एक्सेस वाला वेक्टर कितना बनेगा, ये बनेगा ए एक्स वेक्टर अपॉन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना बनेगा, ए एक्स। मॉड ऑफ ए वेक्टर ये ए एक्स बन जाएगा। तो ए एक्स वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ से कितना निकलेगा, ए एक्स इंटू आई कैप, ए एक्स इंटू आई कैप, ये इतना निकल जाएगा। तो देखिए ये बन जाएगा आप लोगों का ए एक्स वेक्टर इक्वल्स टू ये बनेगा ए एक्स आई कैप, और वैसे ही ए वाई कितना बनेगा, ए वाई वेक्टर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए वाई जे कैप, ठीक है, ए वाई जे कैप, कुछ इस तरीके से। ओवरऑल अगर मैं बात करूं ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू ये बनेगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये बनेगा ए वेक्टर। अब इसमें एक काम करते हैं, ये जो ए एक्स है और ए वाई है इन दोनों की वैल्यूज़ निकालते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकलेगी कैसे, ए एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे ये जो ट्राइंगल है आर ओ, इसको कुछ नाम दे देते हैं इस पॉइंट पे, जैसे पी नाम दे दिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया पी। आर ओ पी वाले ट्राइंगल से, आर ओ पी वाले ट्राइंगल से कॉस थीटा कितना होगा। अब देखो साइन कॉस और टेन की अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से निकाल लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर वैल्यूज याद ना हो तो इस तरीके से निकाल लीजिए, ये होता है साइन, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा टेन। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस, हाइपोटेन्यूज है ओ से लेके आर तक की डिस्टेंस। तो बेस यानी कि ए एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है ए एक्स अपॉन ए। तो इम्प्लाइज दैट ए एक्स कितना निकल जाएगा यहाँ से, ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये निकल जाएगा ए कॉस थीटा। और उसी तरीके से अगर मैं साइन के लिए लगाऊंगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, सेम ट्राइंगल पे साइन थीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी आर अपॉन सॉरी आर पी अपॉन ओ आर।
तो ये हो जाएगा RP। RP कितना होगा, ये जो डिस्टेंस होगी वो इसके बराबर होगी, AY के बराबर, तो ये निकल जाएगा AY/A। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से AY कितना निकल जाएगा, A इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, तो ये बन जाएगा A sin थीटा, इतना बन जाएगा। तो देखो AX की वैल्यू निकल गई A cos थीटा, AY की निकल गई A sin थीटा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इसको, अच्छा एक काम और करते हैं, इसमें AX की वैल्यू निकल चुकी है A cos थीटा और AY की वैल्यू निकल चुकी है A sin थीटा। अब इसमें एक काम करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर दूं, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर चलो 2 डाल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूं। तो इक्वेशन 2 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 3 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर दूं तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इक्वस टू, ये कितना निकल जाएगा, AX की वैल्यू रखी, AX की वैल्यू आ जाएगी A cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस AY की वैल्यू आ जाएगी A sin थीटा, A sin थीटा का स्क्वायर। तो ये निकल जाएगा, इम्प्लाइज दैट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इक्वस टू, ये निकल जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो इम्प्लाइज दैट ये निकल जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इक्वस टू, देखो A स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये बचेगा सिर्फ A स्क्वायर, ये बनेगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से A की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो A इक्वस टू कितना निकलेगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये जो A वेक्टर था, इस A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा A, वो कितना होगा, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। और सिंपली इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे तो A वेक्टर इक्वस टू AX I कैप प्लस AY J कैप, इसको लिखोगे। अगर Z कंपोनेंट होता तो AZ K कैप, इसमें Z कंपोनेंट होता प्लस AZ स्क्वायर। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकल जाएगी इस वेक्टर की। और यही आप लोगों ने क्या किया, इसको कंपोनेंट्स में तोड़ा। जहाँ तक बात है डायरेक्शन की, देखो डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा इस एंगल को निकालना पड़ता है। इस एंगल की tan थीटा वाली वैल्यू आप लोग निकालोगे तो डायरेक्शन निकल जाएगी। तो डायरेक्शन कितनी होगी इसकी, डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा निकाल लो, tan थीटा इक्वस टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, tan थीटा इक्वस टू परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर होगी AY, ठीक है। और बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये AX है। तो AX और AY की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप डायरेक्शन निकाल लोगे डिवाइड करके। AX और AY की वैल्यू पता है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, और इस वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वो क्या होंगे, AX और AY। तो कुछ इस तरीके से वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है। अगर आपको AY, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है इस तरीके से, तो यहाँ से AY और AX की वैल्यू पता चल जाएगी, फिर यहाँ से A निकाल सकते हो। तरीका कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।